Hello friends, welcome to your channel Super 40. Myself Rimpa Das and I am again present with the second part of the chapter Improvement in Food Resources of class 9th. Now students, in my previous video, that was the first part of this chapter. In that chapter, the last topic was crop variety improvement. Now what do you mean by crop variety improvement? I explained that in the topic crop variety improvement, we will talk about how the varieties will be improved in the crop. जितने भी क्रॉप्स होते हैं हम उसकी वैरायटीज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तीन चीज़ें मैंने बताई थी क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। पहला था क्रॉप वैरायटी, दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन और तीसरा था क्रॉप प्रोटेक्शन। तो क्रॉप वैरायटी में मैंने पहला प्रोसेस बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दो जेनेटिकली डिसिमिलर क्रॉप को आपस में ब्रीडिंग करवाई जाती है, जिससे क्या होता है जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है। जो क्रॉप हम गेन करते हैं हमें मिलता है वो कैसा होता है, हाइब्रिड होता है। उसके अलावा मैंने बताया था कि उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो आइए आज हम लोग उस फैक्टर्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला है हायर यील्ड। हायर यील्ड में इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम क्रॉप्स को पर एकड़ इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। हायर यील्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। जो क्रॉप एक एकड़ में हम लोग मान लीजिए उसका एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अगर हमारे पास हम उस लैंड को बढ़ा दें, मतलब 2 एकड़ कर दे या 3 एकड़ कर दे, तो क्या होगा, हमारी क्रॉप की भी इम्प्रूवमेंट होगी। तो उसका जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट में होगा, हायर अमाउंट में होगा। तो वो होता है हायर यील्ड। दूसरा है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अब अगर हम वैरायटी को बढ़ा रहे हैं, क्रॉप की किसी भी क्रॉप की वैरायटी को बढ़ा रहे हो और अगर उसकी क्वालिटी में हम कोई इम्प्रूवमेंट ना लाए तो क्या कोई फ़ायदा है, नहीं। इसीलिए हमें क्रॉप टू क्रॉप क्या करना है, उसकी वैरायटी के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। जब तक हम सीड, इसमें मेनली हम लोग सीड की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव क्वालिटी हम सीड की करेंगे, ठीक है। जब तक हम सीड की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो जो हमारा क्रॉप होगा वो इम्प्रूव क्वालिटी का नहीं होगा। नेक्स्ट है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, और एबायोटिक मतलब जितने भी नॉन लिविंग होते हैं, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता है क्रॉप की इम्प्रूवमेंट में, क्रॉप की वैरायटी में। नेक्स्ट है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी मतलब कि हम क्रॉप को कितना ज़्यादा अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में या अलग अलग टेम्परेचर में या अलग अलग सॉइल में ग्रो करवा सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्रॉप है जो सिर्फ ब्लैक सॉइल में ग्रो करता हो, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको ऐसा उसमें वैरायटी इम्प्रूव करें, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करें कि वो ब्लैक सॉइल के साथ साथ एलुवियल और रेड सॉइल में भी ग्रो करे, तो क्या होगा, जो हमारा एडेप्टेशन होगा, जो हम अडॉप्ट करेंगे, जो हम ऑब्टेन करेंगे वो हायर अमाउंट में करेंगे। नेक्स्ट है डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट। डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट मतलब जो क्रॉप की हाइट होती है या उसका जो कलर होता है या उसकी जो प्रोडक्शन होती है, ये सारी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने फैक्टर्स बताए, इन सारी चीज़ों का असर सीड्स पे होता है। सीड की क्वालिटी जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, ये सारे फैक्टर्स हमें किस में बढ़ाने हैं, सीड्स में बढ़ाने हैं। तो जब तक हम सीड्स को नहीं बढ़ाएंगे क्वालिटी उसकी, तो हमारी जो क्रॉप की क्वालिटी है वो इम्प्रूव नहीं होगी। This was all about crop variety improvement. Next we'll study crop what? After variety what we'll do? We will product. It means we'll study about crop production. तो आइए देखते हैं crop production। अब है हमारा crop production improvement। जब हम वैरायटी बढ़ा दिए, अगर किसी क्रॉप की क्वालिटी बढ़ गई, वैरायटी बढ़ गई, तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना होता है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, देखिए, जैसे जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ मेथड्स या कुछ प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। वो अगर मान लीजिए हमें कोई ऐसा काम दिया जाए करने के लिए कि सपोज़ हमें 10 कॉपी दे दी गई और कहा गया कि आज शाम को 10 कॉपी मिली और कहा गया कि कल सुबह तक हमें ये सारी कॉपी चाहिए, तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपको उसमें चेक भी करना है, रीचेक भी करना है, टोटलिंग भी करना है, सब कुछ करना है, तो आप क्या करेंगे, मेथड्स अपनाएंगे। कॉपी चेक करने का काम आप कर लेंगे,
टोटलिंग किसी और से करवा देंगे, है ना, रीचेक कोई और कर लेगा। तो इससे क्या होता है, आपका काम बढ़ जाता है ना, आपने तीनों में ये काम बांट दिया। तो वैसे ही फार्मर्स भी अलग अलग प्रैक्टिसेस को, मेथड्स को, तरीकों को अपनाते हैं जिससे कि वो क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा सके। और वो प्रैक्टिसेस, वो 3 प्रैक्टिसेस कौन से होते हैं जो फार्मर्स जो हैं वो अपने लाइफ में यूज़ करते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए? वो होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न्स। ये 3 मेथड्स हैं जो फार्मर्स अपनाते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। अब आते हैं पहला जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि ह्यूमन के केस में न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, यही सब होता है। तो जैसे सारे ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हम ह्यूमंस को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वैसे प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स। और उन्हें ये न्यूट्रिएंट्स मिलता कहाँ से है? एयर, सॉइल एंड फ्रॉम वाटर। इन 3 जगहों से उन्हें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट मिलता है। एयर से उन्हें क्या मिलता है? कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। सॉइल से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट उन्हें मिलता है जो मैन्योर फर्टिलाइजर के फॉर्म में होता है। उसके अलावा वाटर से उनको क्या मिलता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये किससे मिलता है? एयर से, सॉइल से और वाटर से। अब मैंने एक टर्म यूज किया, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं, किसी को पता है? स्टार्टिंग विथ मैन्योर्स, जानते हैं आप लोग? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वरना मैं तो बता ही रही हूँ। मैन्योर्स जो होता है दैट इज ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो, ठीक है। वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मतलब उसमें केमिकल का यूज होता है? बताइए, यस और नो? नो, उसमें केमिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। वो किस चीज से बनता है? वो मेनली जो एनिमल्स एक्सक्रीटा और प्लांट्स वेस्ट होते हैं, जब वो डिकम्पोज होते हैं, जब वो सड़ते हैं, तो उससे क्या बनता है? मैन्योर बनता है। और मैन्योर क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। मैन्योर क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। यही काम फर्टिलाइजर का भी होता है। फर्टिलाइजर का भी काम क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना। लेकिन मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। अब मैन्योर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, आइए देखते हैं। मैन्योर्स में हम पहला पढ़ेंगे कंपोस्ट, ठीक है। कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होते हैं? कंपोस्ट में जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एनिमल एक्सक्रीटा या किचन वेस्ट या प्लांट वेस्ट या जितने भी सीवेज वेस्ट, जो भी चीज़ें हैं, उनको एक बड़े से पिट में, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? सड़ाया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। और उससे जो हमें मैन्योर मिलता है उसे कंपोस्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन से that the process in which animal excreta, plant waste, kitchen waste, sewage waste, this all the waste are decomposed in a pit, it is called compost. Next manure जो होता है वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट प्रोनाउंस करने पे आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्म्स, जिसमें वर्म का यूज होता है, जैसे अर्थ वर्म। तो वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि जो कंपोस्ट, ये कंपोस्ट मैंने पढ़ा ना, अभी बताया, तो इसी कंपोस्ट को प्रिपेयर किया जाता है बाय यूजिंग अर्थ वर्म्स। अर्थ वर्म्स केचुआ जानते हैं ना, दिस आर द गुड फॉर, दे आर कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। फार्मर का दोस्त कहा जाता है केचुए को। क्यों? क्योंकि ये सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो कंपोस्ट बनता है वो किस चीज से बनता है? वर्म्स को यूज करके ही जो कंपोस्ट बनाया जाता है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मैन्योर्स बनता होगा ये किस कलर का होता होगा? ग्रीन कलर का बनता होगा। और ये बहुत मतलब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होता है। दिस आर रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो ये कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन।
मैन्योर्स के बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे इरिगेशन से पहले, वो है फर्टिलाइजर्स। मैंने बताया कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स दोनों यूज़ किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये कहाँ प्रिपेयर्ड होते हैं? फैक्ट्रीज़ में। कहाँ पे? फैक्ट्रीज़ में, और उसमें केमिकल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। दिस आर द ऑल्सो थिंग विच आर रिच इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इसमें भी नाइट्रोजन फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ये जो होते हैं फर्टिलाइजर्स, ये प्लांट्स के द्वारा इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं और सॉल्यूबल भी होते हैं वाटर में। ये थोड़ा सा महंगा भी आता है, ओके। इसके बाद न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम लोग पढ़ लिया। अब जो सेकेंड मेथड जो फार्मर अप्लाई करते हैं वो है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप, जिसको सिंचाई कहते हैं, है ना, हिंदी में सिंचाई कहते हैं। जो क्रॉप्स होते हैं उसमें क्या किया जाता है? वाटर सप्लाई किया जाता है, और वाटर का भी सप्लाई अलग अलग तरीकों से किया जाता है। ट्यूबवेल का यूज़ होता है, कैनल्स का यूज़ होता है, रिवर का यूज़ होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, टैंक्स के यूजेस होते हैं, ये इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है और इरिगेशन वो करते हैं। जब वाटर ज़्यादा मिलेगा तो क्रॉप का प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा होगा, है ना, प्लांट का ग्रोथ भी तो ज़्यादा होगा, पानी उनको प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, तो ये हो जाता है इरिगेशन। उसके बाद जो थर्ड मेथड मैंने बताया था वो था क्रॉप पैटर्न्स। क्रॉप पैटर्न्स में भी फर्दर हम लोग 3 टाइप्स के पढ़ेंगे। मिक्स्ड क्रॉपिंग, दूसरा क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग, और थर्ड क्या होता है? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप पैटर्न में भी जो फार्मर्स अप्लाई करते हैं मेथड्स, वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है? सेम पीस ऑफ लैंड में 2 टाइप्स के क्रॉप को मिक्स्ड करके ग्रो करवाया जाता है। मान लीजिए व्हीट और मस्टर्ड दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं सेम पीस ऑफ लैंड पे, एक ही ज़मीन है, मान लीजिए एक छोटी सी ये एक ज़मीन है, ठीक है, इसी ज़मीन में एक ही साथ व्हीट भी ग्रो कर रहा है प्लस मस्टर्ड भी ग्रो कर रहा है। तो जब एक टाइम पे 2 क्रॉप ग्रो करेंगे तो क्रॉप की जो वैरायटी है, जो प्रोडक्शन है, नॉट वैरायटी, प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव होगा कि नहीं? अगर हम एक लैंड पे एक ही करते तो बस हमें व्हीट ही मिलता, लेकिन हम 2 कर रहे हैं तो हमें 2 क्रॉप मिला, तो प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं? यस और नो? यस। तो ये होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है? सेम पीस ऑफ लैंड में 2 अलग अलग क्रॉप्स को मिक्स्ड करके ग्रो करवाया जाता है। नेक्स्ट होता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक सही लैंड है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं ना, पैटर्न्स बना दिए जाते हैं। पैटर्न्स इन द सेंस कि मान लीजिए ये रो बना दिया गया, एक रो में व्हीट होगा, एक में मस्टर्ड होगा, एक में कोई और क्रॉप ले लीजिए वो ग्रो होगा। जमीन एक ही है लेकिन उसमें 3-4 अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन से ग्रो कर रहे हैं। एक लाइन व्हीट का है तो दूसरा मस्टर्ड का है, तो तीसरा किसी और का है, चौथा किसी और का है, ये चीज होता है। तो इसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। उसके बाद है क्रॉप रोटेशन। रोटेशन तो आपने सुना ही होगा, क्लासेस में जब आप जाते थे तो बेंच रोटेट होता था कि नहीं? जो आज आगे बैठा है वो कल पीछे बैठेगा, पीछे वाला एकदम आगे आ जाएगा, होता था ना, रोटेट हम लोग करते थे। तो वही होता है क्रॉप, मतलब एक के बाद एक क्रॉप क्या होना, चेंज होना, एक खत्म होते ही दूसरा ग्रो, फिर वो खत्म, फिर तीसरा, फिर चौथा। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि जब बहुत सारे क्रॉप हम कंटिन्यू ग्रो करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी इसमें धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अलग अलग टाइप के क्रॉप को ग्रो करें, ना ही सेम, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में जो फार्मर्स यूज़ करते हैं। पहला था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसमें हमने बताया कि सारे ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि उन्हें एयर वाटर सॉइल से मिलता है। मैन्यूर्स फर्टिलाइज़र मैंने बताया सॉइल की
प्रोडक्टिविटी को, फर्टिलिटी को बढ़ाता है। फिर मैंने इरिगेशन बताया कि वाटर सप्लाई कैसे होता है अलग अलग प्रोसेस से। फिर मैंने बताया क्रॉप पैटर्न, जिसमें कि 3 पैटर्न्स यूज़ किए जाते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। ओके, थर्ड टॉपिक है वो है क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। वैरायटी बढ़ गई, प्रोडक्शन भी हो गया, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना है कि नहीं? यस। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है कि किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से क्रॉप को बचाना, उसको कहते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन। उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? पहला तो पेस्ट से बचाना होता है। पेस्ट दांत मांजने वाला नहीं, PEST वाला पेस्ट, ये वाला पेस्ट। पेस्ट मतलब क्या होता है? ये एक डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है जो क्रॉप को, या जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, जहाँ क्रॉप ग्रो कर रहा है, वो सारी चीज़ों को वो बर्बाद कर देता है। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंसेक्ट्स जो क्या करता है? क्रॉप को बर्बाद कर देता है। और दूसरा होता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन। स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ग्रेन का स्टोरेज भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि कुछ सीजनल फूड होते हैं जो हमें साल भर मिलते हैं ना, होते तो वो मेनली वो सीज़न में ही है, जैसे कॉलीफ्लावर या कैरेट, ये सारी चीज़ें विंटर्स की होती हैं, लेकिन हमें ऑल ओवर ईयर मिलती हैं। वो क्यों मिलती हैं? बिकॉज ऑफ द स्टोरेज। तो इन दो चीज़ों को हमें क्या करना है? इम्प्रूव करना है। अच्छे से क्रॉप को पेस्ट से बचा के रखना है, और इस जो ग्रेन है उसकी स्टोरेज भी अच्छे से रखनी है। ग्रेन की स्टोरेज हम अच्छे से कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान लीजिए जिस जगह पे ग्रेन को रखा जा रहा है, वहाँ पे अगर वॉल्स पे या सीलिंग पे या फ्लोर पे कहीं लीकेज है तो उसको जल्दी से जल्दी बनवा लिया जाए। या फिर कुछ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर्स, इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? जो स्टोरेज होती है ग्रेन की उसको अफेक्ट करते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लानी होगी। जब इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव हम कर लेंगे तो जो हमारा क्रॉप का प्रोटेक्शन है वो भी अच्छे से हो जाएगा। तो ये था हमारा प्लांट से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। क्या पढ़ेंगे हम? एनिमल हस्बेंड्री। इसमें हम लोग कैटल फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिशिंग पढ़ेंगे, बी एपीकल्चर पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम आते हैं एनिमल हस्बेंड्री पे। एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है? इट इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल हस्बेंड्री में जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब जो हमारी यूज के एनिमल्स होते हैं, लाइक काऊ, बफेलो, गोट, ये सारी चीज़ें, इनको हम कैसे फूड और अदर चीज़ें, जो अदर प्रोडक्ट्स उनको चाहिए वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम उनका देखभाल करते हैं फॉर गेटिंग मिल्क और प्लफिंग फील्ड और डूइंग, सपोज वी आर यूजिंग बुल कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम जो है वो डोमेस्टिक एनिमल्स का बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। टाइप्स ऑफ कैटल्स में मेनली काऊ और बफेलो का ही यूज़ होता है। ठीक है, कैटल्स मेनली 2 टाइप्स की होते हैं, काऊ और बफेलो। अब हम कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें। जैसे पहला आपने सुना होगा मिल्च एनिमल। मिल्च एनिमल्स, मिल्च एनिमल्स किसे कहते हैं? जिन एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है, एनिमल्स विच प्रोवाइड्स अस मिल्क आर कॉल्ड मिल्च एनिमल। जिस एनिमल से हमें मिल्क मिलता है उसे मिल्च एनिमल कहते हैं। उसके बाद है ड्रॉट एनिमल। ड्रॉट एनिमल्स, ड्रॉट एनिमल्स किसे कहते हैं? ड्रॉट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें मिल्क तो नहीं मिलता है लेकिन वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है, जैसे डंकी, डंकी से हमें मिल्क मिलता है। डज वी यूज द मिल्क ऑफ डंकी? नो, बट इट इज यूजफुल फॉर अदर थिंग, है ना। या बुल हो गया, डज वी यूज द मिल्क ऑफ बुल? नो, हमें दूध मिलता है बुल से? नहीं मिलता है, लेकिन बुल कार्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो ये हो गए ड्रॉट एनिमल, मतलब वो एनिमल्स जिनसे हमें मिल्क तो नहीं मिलता है बट स्टिल दे आर वेरी यूजफुल टू अस, उन्हें कहते हैं ड्रॉट एनिमल्स। एक यहाँ पे एक टाइम पीरियड का वर्ड यूज किया गया है, लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड,
लैक्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब मिल्क का प्रोडक्शन होता है। जैसे मान लीजिए एक यंग वन है, एक एनिमल है, ठीक है, जब उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, उसके बाद जब वो एक बर्थ देता है बेबी को, तो वो जो टाइम होता है मिल्क प्रोडक्शन का, उस टाइम से लेके उसके नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक का जो पीरियड होता है, ये जो बीच का पूरा पीरियड होता है, इसे कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन बर्थ ऑफ अ यंग वन, एक यंग वन की बर्थ से नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक का जो पीरियड होता है, जो गैपिंग पीरियड होता है, उसको लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री के ये तो हम लोग पढ़ लिए कि केयर करते हैं, लेकिन हाउ डज वी टेक केयर ऑफ दिस एनिमल्स, हम कैटल्स की केयर करते कैसे हैं। पहली चीज जो उनको प्रोवाइड करनी होती है वो होती है क्लीनलीनेस, मतलब साफ सफाई। उन्हें जहां हम रख रहे हैं वो जगह क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, वो एरिया वेंटिलेटेड होना चाहिए, जो फ्लोर है वो स्लोपिंग फ्लोर होना चाहिए ताकि वहाँ पानी ना जम सके, ठीक है। प्रॉपर क्लीनलीनेस हमें उन्हें, प्रॉपर हाइजीन हमें उन्हें प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट है फूड। फूड मतलब रफली मेनली कंटेनिंग फाइबर, हमें वो फूड इनको देना होता है जिसमें मेनली फाइबर कंटेनिंग फूड हो। उससे क्या होता है कि जो कंसंट्रेट होते हैं वो प्रोटीन कंटेन करते हैं, ठीक है, और जो फूड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं हमें वो भी देना चाहिए। उससे क्या होता है, जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, इम्प्रूव्ड होता है, ज़्यादा मिल्क हमें मिलता है, ठीक। नेक्स्ट है डिजीजेस। डिजीजेस बीमारी से हमें बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी एनिमल को डिजीज़ हो जाए तो वो मर भी सकता है एनिमल, और उससे पहले जो उसका मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें भी रिड्यूस हो जाता है। मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा डिजीज़ होते कैसे हैं, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट बॉडी पे ही रहते हैं और उसी जिस बॉडी पे वो रहते हैं उसी बॉडी को वो हार्म करते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी जो एनिमल्स होते हैं उनके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे कीड़े घूमते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं जो बाहर से अफेक्ट करते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं जो स्टमक में प्रेजेंट होता है और स्टमक में या इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रॉस करता है। बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इन्फेक्शन कॉज करती हैं एनिमल्स में। ये एनिमल हस्बेंड्री में कैटल मेरा पहला था। ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, ये हमने पढ़ी कैटल फार्मिंग। अब हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट पोल्ट्री फार्मिंग। जो हमने पहले पढ़ा अभी वो क्या था, कैटल फार्मिंग। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें एग, चिकन, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। पोल्ट्री फार्मिंग मेनली की जाती है एग और मीट के लिए, ठीक है। ये बोथ क्या, दोनों चीज़ें, एग और मीट दोनों हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, ठीक। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे पहला हो गया ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स पता है क्या होते हैं? ब्रॉयलर्स जो होते हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जिनसे हम मीट ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। क्या ऑब्टेन करते हैं? मीट। जो चिकन होता है ना, हैन चिकन, वो क्या होता है, ब्रॉयलर होता है। क्यों? क्योंकि चिकन बहुत लोग खाते हैं, चिकन खाते हैं ना, तो वो क्या है, ब्रॉयलर है। उसके बाद एक टाइप आता है लेयर्स। लेयर्स में क्या होता है, इसको मेनली ग्रो किया जाता है फॉर गेटिंग एग। इसको किस लिए मेनली ग्रो किया जाता है, एग के लिए। ब्रॉयलर्स किस लिए किया जाता है, मीट के लिए, या जो भी चिकन हो गया जो कहते हैं। और लेयर्स किस लिए किया जाता है, एग के लिए, ठीक है। ये हो गया कैटल फार्मिंग, ये हो गया पोल्ट्री फार्मिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन, फिश इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। बहुत चीप होता है, बहुत सस्ते में बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है हमें, ठीक है।
फिश में भी अलग अलग टाइप्स का प्रोडक्शन इसमें होता है। कुछ कार्टिलेजिनस फिशेज होते हैं, उनका प्रोडक्शन अलग होता है। कुछ प्रॉन्स वगैरह होते हैं, उनका अलग होता है। कैप्चर फिशिंग होती है। एक्वाकल्चर होता है। एक्वाकल्चर में क्या होता है ना कि जितने भी ओशंस, रिवर्स, लेक, इन सारी चीज़ों की जो हमें एक्वाटिक एनिमल्स मिलते हैं, उनकी रेयरिंग, उनकी फिशिंग, उनका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो एक्वाकल्चर हो गया। फिर मराइन फिशिंग हो गई। मराइन फिशिंग में हम लोग मेनली ओशन फीस की जो प्रोडक्शन होती है उस पर काम करते हैं। ठीक है, फिश प्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें होती हैं। आइलैंड फिशिंग होता है, कंपोजिट फिशिंग होता है। आइलैंड फिशिंग में क्या होता है, इसमें जो फ्रेश वाटर होता है, जैसे रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, इन सब फ्रेश वाटर में जो फिश पाए जाते हैं उनका कल्चर किया जाता है, उनका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा जो लास्ट हमारा बचा है वो है एपी कल्चर। एपी कल्चर मतलब बी कीपिंग, हनी बी कीपिंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हनी बी को बहुत केयरिंग करते हैं और हनी का प्रोडक्शन हमें इसी से मिलता है, एपी कल्चर से मिलता है। एपियरी, एपियरी मतलब क्या होता है, एक फार्म में, एक बड़े से फार्म में या एक बड़ी सी फील्ड में हाइव्स, बी हाइव्स को कलेक्ट किया जाता है, सेट बनाए जाते हैं जिससे हमें हनी मिलता है। हनी तो पता ही होगा, मधु, मधुमक्खी से मधु मिलता है, सबको पता है। ये था हमारा एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन, एपीकल्चर। और जो क्रॉप्स में पढ़ा, क्रॉप वैरायटी, क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप मैनेजमेंट। तो ये था मेरा पूरा चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो अगर मैंने बहुत शॉर्ट में ये चैप्टर बताया है और बहुत मेन टॉपिक्स बताए हैं, आप लोग इस वीडियो को देख के अगर अपने से नोट्स बना ले या एक बार बुक पढ़ लें तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।